आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं ब्याज समेत इसको लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। कल बोलते हैं यहां बहुत पानी भरा था और इतना पानी भरा था, उसके बावजूद भी आज आप इतनी बड़ी संख्या में रात भर मेहनत करके मैदान तैयार किया और मैं देख रहा हूं कहीं जगह नहीं बची है। कुछ लोग तो शायद पानी में खड़े होंगे। ये दिल्ली में बैठ करके किसी को अंदाज नहीं आएगा आसाम का चुनाव का नजरिया क्या है, आसाम की जनता का मिजाज क्या है। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके किसी को पता नहीं चल सकता है। ये कच्ची धूप में जब देखते हैं तो पता चलता है कि क्या लोगों का मिजाज बदला है, क्या आसाम का रूप बदला है। भाइयों बहनों, 14 अप्रैल को असम का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। नववर्ष के एक महीने में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। नए वर्ष में नई सरकार भी बन जाएगी और नए सपनों के साथ नई सरकार नया आसाम बना करके रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, 14 अप्रैल को नववर्ष आ रहा है, तब भूपेन हजारिका का एक गीत, उन्होंने कहा, बोहाग माथो एतु रीति न होय, न होय बोहाग एति मां, अहमिया जातिर एई आयुष रेखा, गणा जीवन नौर एई सा। और इसलिए 14 अप्रैल को भाइयों बहनों, बोहग केवल एक महीना या ऋतु नहीं है। यह असमीज, बोडो, राभा, मिसिंग, कार्बी, दिमासा, इन लोगों की आयुष रेखा है, आयुष रेखा। उन सभी लोगों की जीवन रेखा है जिन्होंने असम को अपना घर बनाया। उन सभी देशभक्तों की जीवन रेखा है जो असम के लिए प्यार करते हैं। भाइयों बहनों, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। हिंदुस्तान के हर कोने में नवरात्रि एक शक्ति साधना का पर्व होता है। बहुत वर्षों के बाद आज मुझे भी नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां कामाख्या के चरणों में सर झुका करके नवरात्रि का आरंभ करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है। भाइयों बहनों,
हमारे देश में मातृशक्ति का गौरव गान होता है, लेकिन हमारे पुराणों में एक बात कही गई है जो हमारे लोग भूल गए हैं। आज जब नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है तो मुझे उस पुराणों की बात को याद कराना अच्छा लगता है। हमारे यहां पुराणों में कहा है, देवी देवताओं के लिए, खास देवियों के लिए कहा गया है, देवी शक्ति के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है पुराणों में, अन्यत्र विरला देवी, अन्यत्र विरला देवी, काम रूपे गृहे गृहे। मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के अन्य भूभाग में देवी तो कहीं इधर उधर दर्शन हो जाते हैं, लेकिन कामरूप में, असम में तो हर घर में देवी के दर्शन होते हैं। कामरूपे गृहे गृहे। यहां की माताओं को देवी के रूप में देखा गया, पुराण काल से देखा गया। आज नवरात्रि के प्रारंभ पर उन सभी माताओं को मैं नमन करता हूं। कामरूप के हर घर की माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, पूरे आसाम की आई हकल, मातृ हकल, बाई हकल, बोनी हकल, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, मैं पहले भी रंगिया आया हूं, मैं नया नहीं हूं, यहां पहले भी आया हूं। और मैं आसाम का काम करता था तो सब जिलों में दौरा करता था, लेकिन मैं एक बार यहां जनसभा के लिए भी आया था। परिवर्तन का फैसला कर लिया। मैं देख रहा हूं इस बार असम के मतदाताओं के मन में कांग्रेस के खिलाफ एक गुस्सा है, गुस्सा। असम का नौजवान अब कांग्रेस को सजा देने का मिजाज लेकर के चुनाव में काम कर रहा है। वो सिर्फ कांग्रेस को पराजित देखना नहीं चाहता है, वो कांग्रेस के सुपड़े साफ करना चाहता है, सुपड़े साफ करना। और असम के लोग हैं ना, वो बड़े दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। जब देते हैं तो दिल खोल करके देते हैं। 15 साल तक दिया, सब कुछ झेलते हुए दिया, लेकिन वही असम के लोगों का मिजाज पलटता है तो चुन चुन करके साफ भी कर देते हैं। जिस कांग्रेस को इस आसाम ने सर आंखों पर बिठाया था, 60 साल तक कांग्रेस के हाथों में आसाम दे दिया था, इन सपनों को लेकर के दिया था कि असमियों का भला होगा, लेकिन वे वोट बैंक की राजनीति से ऊपर नहीं आए, परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं आए, भ्रष्टाचार से ऊपर नहीं आए, कुशासन से ऊपर नहीं आए। वो सिर्फ अपना पराया करते रहे और आसाम को तबाह करते रहे, तबाह करते रहे। भाइयों बहनों, असम के पास सीमित रोजगार है और उसमें भी अगर बांग्लादेशी आकर के छीन ले
तो असम का लड़का कहां जाएगा, असम का नौजवान कहां जाएगा। और इसलिए हमारी प्राथमिकता है ये फेंसिंग का काम ऐसा तगड़ा करना है, ऐसा तगड़ा करना है कि अब कोई घुसपैठिया आने की हिम्मत तक न करे। और देश में विकास को इस ऊंचाइयों पर ले जाना है, सरकारी तंत्र को इस प्रकार से आगे ले जाना है कि इस देश में जो घुसपैठिए घुस गए हैं उनको भी वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़े। ये करके रहना है भाइयों बहनों, करके रहना है। भाइयों बहनों, आसाम पर ये जो संकट आया है, इस संकट से मुक्ति दिलाना ये समय की मांग है। और तभी जाकर के आसाम के नौजवानों का भविष्य बनेगा। अदरवाइज आसाम के नौजवानों का भविष्य जो कांग्रेस ने हाल बना करके रखा है वो बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं बचने वाला है। भाइयों बहनों, आखिर सरकार किसके लिए होती है? क्या अमीरों को सरकार की जरूरत होती है क्या? अमीरों को सरकार की जरूरत होती है क्या? अमीर बीमार पड़े तो 10 डॉक्टर उसके घर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? अमीर के बच्चे को पढ़ना है तो अच्छे से अच्छे टीचर उसके घर चक्कर काटेंगे कि नहीं काटेंगे? अमीर को एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो हवाई जहाज उसका खुद का होगा कि नहीं होगा? गरीब को जाना है गुवाहाटी तो बेचारे को बस का इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गरीब बीमार है तो सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? भाइयों बहनों, सरकार गरीबों के लिए होती है और गरीबों के लिए ही सरकार होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने गरीबों के लिए सरकार नहीं चलाई। भाइयों, अगर गरीबों के लिए सरकार चलाते तो आज भी असम में 40% से ज्यादा घर आजादी के 60 साल के बाद 40% से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को घरों में बिजली नहीं है। भाइयों, 40% घर आज भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। क्या 21वीं शताब्दी में घर में बिजली होना ये क्या अमीरों का काम है क्या? मुझे बताइए, क्या अमीरों के घर में बिजली चाहिए कि गरीबों के घर में चाहिए? गरीबों को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये गरीबों के नाम पर वोट बैंक चलाने वाले लोगों ने असम के 40% परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में अभी भी बिजली नहीं है। भाइयों, अंधेरे में गुजारा करते हैं। अगर आपको ये अंधेरे से मुक्ति चाहिए तो पहले कांग्रेस से मुक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के उजाला आने की शुरुआत होगी। भाइयों बहनों, एक बार मैंने सरकार में मीटिंग बुलाई। मैंने पूछा, भाई अब आजादी के 70 साल होने वाले हैं, क्या हिंदुस्तान में कितने गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का अभी खंभा भी नहीं पहुंचा है, तार भी नहीं लगा है? तो मेरे अफसरों ने बताया कि साहब इस देश में 18,000 गांव ऐसे हैं कि जहां अभी तक बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। ये 18,000 गांव आज भी 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं। भाइयों, मुझे बताइए, इन 18,000 गांवों को बिजली पाना उनका हक है कि नहीं है? उनको बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इन 18,000 का मैं जरा बारीक से हिसाब देखा
तो असम के करीब करीब 3000 गांव ऐसे हैं असम के जहां अभी तक बिजली का खंभा नहीं पहुंचा। 2800 से ज्यादा गांव जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचा था। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है, मैंने लाल किले से घोषणा की है कि 1000 दिन में हिंदुस्तान के सभी 18,000 गांवों में खंभा पहुंचाऊंगा, बिजली पहुंचाऊंगा। ये मैंने बीड़ा उठाया। और भाइयों बहनों, पिछले 3-4 महीने में असम के 900 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचा चुका हूं। अब जो बके हैं उनको भी आने वाले निर्धारित समय में पहुंचा के रहूंगा। ये काम हमने करके दिखा, क्योंकि सरकार गरीबों के लिए काम करती है। भाइयों बहनों, जिस प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा जैसी नदी हो, नद है नद, लेकिन उस असम के लोगों को पीने का पानी अगर न मिलता हो तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जिन्होंने आपको पानी तक नहीं दिया। ऐसी ब्रह्मपुत्रा यहां से गुजर रही है। लेकिन अगर आप प्यासे रहते हैं तो ऐसी कांग्रेस को भी अब सत्ता से प्यासी रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? उसको सर कुर्सी से बेदखल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपको इतने सालों तक प्यासा रखा, उनको कहोगे सत्ता के बिना प्यास क्या होती है, जरा उनको पता चलना चाहिए। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, विकास कैसे होता है? अब देखिए, हमने रेलवे का काम कितनी तेजी से आगे बढ़ाया। हजारों करोड़ रुपया हमने रेलवे में लगा दिया। और अगरतला बदरपुरा का तो क्लियरेंस भी मिल गया। कुछ दिनों में वो भी काम चालू हो जाएगा ना, गाड़ी चालू हो जाएगी, ट्रेन चलने लग जाएगी। भाइयों बहनों, एक बार सेफ्टी क्लियरेंस मिल जाता है, मतलब अब गाड़ी चलना पक्का हो गया है जी। हजारों करोड़ रुपए, क्योंकि मेरा सपना है, अगर हिंदुस्तान का भला करना है तो हिंदुस्तान का जो पूर्वी हिंदुस्तान है उसका विकास किए बिना हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। सिर्फ भारत का पश्चिमी छोर, इसका तो विकास हो जाए, लेकिन भारत का पूर्वी छोर पीछे रह जाए तो क्या हमारा भारत विकसित माना जाएगा? आपका एक हाथ तो मजबूत हो, लेकिन दूसरे हाथ को लकवा मार जाए तो आपका शरीर मजबूत माना जाएगा? माना जाएगा? अगर भारत में कर्नाटक हो, गुजरात हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये तो आगे बढ़ जाएं, लेकिन उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट ये पीछे रह जाए तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा क्या? इसलिए भाइयों बहनों, मैंने तय किया है कि मेरी सरकार पूर्वी हिंदुस्तान को ऐसे आगे बढ़ाएगी, ऐसे आगे बढ़ाएगी कि वो भी पश्चिम के बराबर खड़े रह जाए, पश्चिम के बराबर खड़े रह जाए। जो बंबई में हो वो गुवाहाटी में क्यों नहीं होना चाहिए? जो गोवा में हो वो गुवाहाटी में क्यों नहीं होना चाहिए? जो इधर पश्चिम के राज्यों में हो वो हमारे पूरब के राज्यों में, गांवों में क्यों नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, उस पर मैं काम कर रहा हूं। हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति, दूसरा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन अगर वो होने वाला है तो पूर्वी हिंदुस्तान में होगा, बिहार में होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, आसाम में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा। भाई,
और इसलिए हमने कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की दिशा में काम आरंभ किया है। हमारे देश का किसान फसल बर्बाद हो जाए तो बेचारा दुखी हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। ओले गिर जाए, बारिश हो जाए, आंधी चल पड़े, सूखा पड़ जाए, हमारा किसान बर्बाद हो जाता है। इस किसान की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, पहली बार दिल्ली में किसानों के लिए काम करने वाली ऐसी सरकार बैठी है कि जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई है। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर आपके खेत में पानी का भराव भी हो गया तो भी आपको बीमा मिल सकता है, आपकी साल बर्बाद नहीं होगी। आपने फसल काट के रखी है, अब बस उसको बाजार में मंडी में ले जाना है और अचानक बारिश आ गई। पहले बीमा नहीं मिलता था। अगर फसल काटने के बाद खेत में सामान पड़ा है और 14 दिन में बारिश आ जाए तो भी बीमा मिलेगा, किसान को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। भाइयों बहनों, किसान की चिंता करने वाले एक के बाद एक कदम, और हमारा सपना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमारे देश के किसान को अगर पानी मिल जाए, पानी, तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है, मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। और इसलिए हम हिंदुस्तान भर में किसानों को पानी पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले वर्षों में हमारे किसानों की ये हालत न हो। स्थायी उपाय करने की जरूरत है और हमारी सरकार स्थायी उपाय करने की दिशा में एक के बाद एक पक्के कदम उठा रही है। भाइयों बहनों, देश में गरीबी हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? गरीबी हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, गरीबी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? गरीबी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? गरीबी जाएगी कैसे? कैसे गरीबी जाएगी? विकास करेंगे तभी गरीबी जाएगी भैया, विकास करेंगे तभी गरीबी जाएगी। और इसलिए मेरी सरकार का 3 एजेंडा है। 3 एजेंडा पे मैं काम कर रहा हूं। पहला एजेंडा है विकास। क्या है पहला एजेंडा? ऐसे नहीं, 2 हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलो। पहला एजेंडा क्या है? पहला एजेंडा क्या है? पहला एजेंडा क्या है? मेरा दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास। क्या है दूसरा एजेंडा? क्या है दूसरा एजेंडा? क्या है दूसरा एजेंडा? और मेरा तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास, चारों तरफ विकास, चारों तरफ विकास। क्या है मेरा तीसरा एजेंडा? क्या है तीसरा एजेंडा? भाइयों बहनों, समस्याओं का समाधान करना है तो विकास, विकास और विकास से ही होने वाला है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे विकास के लिए वोट मांग रहा हूं। और मुझे विकास इसलिए करना है, हमें आसाम में इसलिए सरकार बनानी है क्योंकि मुझे बच्चों की अच्छी पढ़ाई का प्रबंध करना है। मुझे आसाम में इसलिए सरकार बनानी है कि मुझे नौजवानों की कमाई के लिए विकास करना है। मुझे आसाम में इसलिए सरकार बनानी है
कि बुजुर्गों के लिए दवाई के लिए विकास करना है। भाइयों, अगर देश में बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई, अगर इसका हम प्रबंध कर दें तो अपने आप जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। भाई, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। जब पहले दौर का मतदान हुआ और जिस प्रकार से आसाम के लोगों ने अपना मिजाज बताया, मैं नहीं मानता हूं पहले दौर के मतदान में मुख्यमंत्री भी बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। इतना गुस्सा है लोगों को। और आपने देखा होगा कि 4 तारीख का मतदान होने के बाद, शाम के बाद मुख्यमंत्री ने मुस्कुराना बंद कर दिया, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अब उन्होंने पहले दौर में तो दिल्ली से नेताओं को नहीं बुला रहे थे, अब ऐसे डर गए कि दूसरे दौर में पूरा दिल्ली को यहां ले आए हैं, पूरे दिल्ली को। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई ये मांग रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई इधर गिड़गिड़ा रहा है, कोई उधर गिड़गिड़ा रहा है। अब बचने वाले नहीं हो। आप कहीं से भी ले आओ लोगों को, अब आपका नसीब लोगों ने डिब्बे में बंद कर दिया है। और आते हैं तो भी क्या करते हैं, असम की सरकार के काम का हिसाब नहीं देते। पिछले 10 साल उन्होंने क्या काम किया उसका हिसाब नहीं देते। वो कहते हैं मोदी हिसाब दे। बताओ, मोदी हिसाब दे। मैं तो हैरान हूं जी, हमारी कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। अब आप 400 से भी ज्यादा थे, 40 पर आ गए। अब तो सुधरो, अब तो सुधरो। ये जनता का मिजाज अब तो समझो। समझने को तैयार नहीं है। उनको तो यही लगता है तो हम तो राजा महाराजा हैं, वंश परंपरागत ये सब हमारा ही है। हम, हमारे बाद हमारा बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, हम ही करेंगे और किसी को घुसने नहीं देंगे, चाहे आसाम हो या हिंदुस्तान हो। यही सपने देख करके चले। और उनको ये परेशानी है कि हम इतने सालों से देश चलाते थे, हम तो राजा महाराजा बन बैठे थे और एक चाय वाला आ गया, इसने हमको हटा दिया। अरे चाय वाले ने नहीं हटाया है, 125 करोड़ देशवासियों ने आपको हटाया है। 125 करोड़ देशवासी आपके पापों की सजा दी है। आपने देश को जो तबाह कर दिया उसका जवाब लोगों ने दिया है। और अब बातें क्या करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, क्या हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है? हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। अमेरिका में हो रहा है, चीन में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, जापान में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, सऊदी अरेबिया में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, अबू धाबी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। क्या कारण है मेरे भाइयों बहनों? मोदी कारण नहीं है, मोदी कारण नहीं है मेरे भाइयों बहनों। अगर दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है, आपके कारण हो रहा है, आपके कारण हो रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण आज दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है।
क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों ने 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के कारण मैं दुनिया के किसी भी नेता को जब मिलता हूं ना तो उसको मोदी नहीं दिखता है। बड़े से बड़ा नेता जब मुझे मिलता है तो उसको मैं नहीं दिखाई देता हूं, मोदी नहीं दिखता है, उसको तो 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं और तब जाकर के वो भारत के साथ बराबरी की बात करता है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों ने दिल्ली में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। मुझे बताओ मेरे आसाम के भाइयों बहनों, आप चाहते हो कि आसाम का जय जयकार हो? आप चाहते हो हिंदुस्तान में आसाम का जय जयकार हो? आप चाहते हो हर राज्य में हिंदुस्तान का जय जयकार हो? अगर आप हिंदुस्तान में आसाम का जय जयकार चाहते हो, ए फॉर आसाम, ए फॉर आसाम, ए फॉर आसाम। अगर ए फॉर आसाम करना है, हिंदुस्तान का हर राज्य आसाम का लोहा माने ऐसा करना है, तो आसाम में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनानी होगी। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होनी चाहिए। आधा अधूरा मत करना मेरे भाइयों बहनों। पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाओगे? बीजेपी और साथियों की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाओगे? वरना कुछ लोग तो तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं कि हंग असेंबली आ जाए, त्रिशंकु असेंबली बन जाए, किसी को बहुमत न मिले और वे रिमोट से सरकार चलाने के लिए उनके मुंह में पानी छूट रहा है। भाइयों बहनों, 10 साल हमने दिल्ली को देखा है। जब रिमोट से सरकार चलती है तब देश कितना तबाह हो जाता है। अगर असम में भी कोई ये सोचता हो कि मैं पीछे से किंग मेकर बनकर के सरकार चलाऊंगा, तो असम की उससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा मेरे भाइयों। ऐसा अवसर किसी को मत दीजिए, असम को बर्बाद होने मत दीजिए मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहने आया हूं, असम सरकार को नचाने वाले लोगों को असम की असेंबली में मत भेजिए। आप पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाइए, तब जाकर के देश का भला होगा। भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, आसाम का मिजाज देख करके कहता हूं, और मैंने कभी आसाम में बहुत सालों तक काम किया है, इसलिए मैं यहां की नब्ज को जानता हूं। मैं कहता हूं कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और साथियों की सरकार बनने वाली है। आप लोग बनाने वाले हैं, ये मैं विश्वास से कहता हूं। और फिर देखिए, आसाम में आपको यही नजर आएगा, आसाम का आनंद सर्वानंद, आसाम का आनंद सर्वानंद, आसाम का आनंद सर्वानंद, ये सब तो नजर आ जाएगा भाइयों। मुझे आसाम के लोग बताइए, यहां पर से गैस निकलता है कि नहीं निकलता है? असम से गैस निकलता है कि नहीं निकलता है? लेकिन आपको गैस सिलेंडर मिलता है क्या? एलपीजी का गैस सिलेंडर मिलता है क्या? और गैस सिलेंडर का कनेक्शन चाहिए तो नेताजी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कांग्रेस के नेताओं के कुर्ते को पकड़ करके जरा घूमना फिरता पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? मुझे बताइए, आप सामान्य लोगों के अन्याय है कि नहीं है? क्यों होना चाहिए? ये क्यों होना चाहिए? भाइयों बहनों,
ये गरीबों की सरकार कैसी होती है, इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आजादी के बाद 1 साल में 1 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर का कनेक्शन दिया हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 1 वर्ष में हमने 1 करोड़ गरीब परिवारों को गैस के सिलेंडर दे दिए भाइयों, गैस का सिलेंडर दे दिया। इतना ही नहीं भाइयों, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले ऐसा नहीं करते। वो तो ये जाति, ये समूह, ये बिरादरी, ये इलाका, वही सोचते हैं। जो पूरे देश के लिए सोचता है वो सबके लिए सोचता है, और इसलिए हमारे हर निर्णय सबके लिए होते हैं। इसके लिए निर्णय एक दूसरे के लिए दूसरा, ये हमारी सरकार को मंजूर नहीं है। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं, युवा और वृद्ध के आधार पर भेदभाव नहीं, सबको समान हक देना, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए सबका साथ सबका विकास ये हम कर रहे हैं भाइयों बहनों। 1 करोड़ परिवारों को, जिनको बेचारों को कोई राजनेता की पहचान नहीं थी, किसी एमपी एमएलए तक पहुंच नहीं पाते थे, तरुण गोगोई के परिवार के किसी को जानते नहीं थे, हमने ये कुछ नहीं पूछा और हमने संकल्प किया है। आज गरीब के घर में जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है और मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है, तो जो धुआं होता है, वैज्ञानिकों का कहना है कि लकड़ी के चूल्हे से जो खाना पकता है उसके कारण जो धुआं होता है, उस गरीब मां के पेट में, शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में चला जाता है। मुझे बताइए, अगर किसी मां के शरीर में, गरीब मां के शरीर में खाना पकाती है, लकड़ी के चूल्हे से पकाती है, इसके कारण 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जाएगा, तो वो मां बीमार होगी कि नहीं होगी? उसके बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे? भारत का क्या हाल होगा मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मेरी सरकार ने संकल्प किया है कि 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं, कंगाल स्थिति में जीते हैं। मेरी सरकार ने निर्णय किया है कि आने वाले 3 साल में इन 5 करोड़ परिवारों के घर में गैस का सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया जाएगा। इन गरीब माताओं को 400 सिगरेट रोज पीनी पड़ती है, उससे मुक्ति दिलाई जाएगी भाइयों बहनों। और इसलिए गरीबों के लिए कैसे काम करते हैं, इसका ये उदाहरण है भाइयों बहनों। आजकल मैं हैरान हूं, दुनिया में भारत का जय जयकार हो, भारत के लोगों को आनंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? भारत को दुनिया में स्थान मिले तो हमें गर्व होता है कि नहीं होता है? मैं हैरान हूं, हमारे देश में ही कुछ लोग हैं, जब दुनिया में हिंदुस्तान का भला होता है, अच्छी बात होती है, तो यहां उनके पेट में तेल पड़ जाता है जी, उनके पेट में दर्द होने लग जाता है। ये कैसी देशभक्ति है आप लोगों की? भाइयों बहनों, अभी मैं पिछले हफ्ते सऊदी अरेबिया गया था। सऊदी अरेबिया
जहां लोग मक्का के लिए हज करने के लिए जाते हैं, जहां मक्का जैसा दुनिया के लोगों का तीर्थ क्षेत्र है, उस सऊदी अरेबिया गया था। और सऊदी अरेबिया, वहां की सरकार और जो मक्का की जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के कस्टोडियन है, उन लोगों ने भारत के साथ घनिष्ठ दोस्ती बनाने का फैसला किया, भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाने का, चलने का फैसला किया। किसी भी भारतीय को खुशी होगी कि नहीं होगी भाइयों? इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी को उनका देश का सबसे बड़ा सम्मान दे दिया। ये सम्मान मोदी का नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। ये सम्मान मोदी का नहीं है, ये सम्मान सबका साथ सबका विकास का है। ये सम्मान मोदी का नहीं, ये सम्मान सर्वपंथ समभाव का सम्मान है। सदियों से चली आई हमारी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है भाई। सऊदी अरेबिया में भारत का जय जयकार हो जाए, यूएई में हो जाए, अबू धाबी, दुबई में हो जाए। दुनिया के कुछ देश हैं, उनको तो इसके कारण तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लगता है कि सऊदी अरेबिया तो हमारे साथ था, अब भारत के साथ कैसे चला गया? ये यूएई हमारे साथ था, अब हिंदुस्तान के साथ कैसे चला गया? उनको तो तकलीफ होना बड़ी स्वाभाविक है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनकी सारी झूठी बातों का पर्दाफाश हो गया, इसके कारण वो परेशान है। और दुनिया में जिन लोगों को भारत के साथ सऊदी अरेबिया की दोस्ती, भारत के साथ यूएई की दोस्ती, घनिष्ठ दोस्ती, इसके कारण जिनको परेशानी हुई है, उनका माथा फटना शुरू हो गया है। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं कि क्या हो गया, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। लेकिन भाइयों बहनों, भारत को दुनिया में से नए नए मित्र मिल रहे हैं, भारत की ताकत बढ़ रही है। जो भारत की ताकत को कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, उनको आज शिकायत हो रही है, रोना आ रहा है और वो गिड़गिड़ाने लग रहे हैं। लेकिन ये देश आगे बढ़ने वाला है, देश दुनिया को साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। ये ताकत हिंदुस्तान ने पा ली है और होके रहने वाला है, ये मेरा विश्वास। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो।